प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, माई सेल्फ नॉन एज संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज न्यूरोफिजियोलॉजी का दूसरा कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं। ये कंटेंट जो है, हेडिंग मैंने दी है ओरिजिन एंड प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके 2 वीडियोस बनेंगे। ओरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स के पश्चात प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर के ऊपर वीडियो दूसरा बनाऊंगा। मैं आपको बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब स्टार्ट करता हूं। ओरिजिन या जेनेसिस ऑफ नर्व इम्पल्स। तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति कैसे होती है, उद्भव कैसे होता है तंत्रिका तंतु के ऊपर। तंतु जो होता है वह एक्चुअली माइलिन शीथ और स्वान शीथ युक्त तंतु होता है। नर्व फाइबर उसी को ही कहते हैं। और नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग क्या है, व्हाट इज नर्व इम्पल्स, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, तंत्रिका आवेग आयनों का एक असंतुलन है, डिस्टरबेंस है। नर्व फाइबर के ऊपर जो आयनों का जो डिस्टरबेंस है, या कोई इलेक्ट्रिकल या कोई मैकेनिकल शॉक दिया जाए या कोई फिजियोलॉजिकल शॉक दिया जाए, तो तंत्रिका तंतु के ऊपर एक उद्दीपन उत्पन्न होता है। दिस इज ए फिजियोलॉजिकल चेंज विच इज ट्रांसमिटेड बाय नर्व फाइबर्स। ये फिजियोलॉजिकल परिवर्तन है जो कि नर्व फाइबर के ऊपर संचालित होता है। इट इन्वॉल्व्स एन अल्टरनेशन इन इलेक्ट्रिक स्टेट एंड केमिकल चेंजेज। इनके अंदर क्या सम्मिलित होते हैं? नर्व फाइबर में होने वाले इलेक्ट्रिक स्टेट, वैद्युतिकी या विद्युत अवस्था जो होती है उसमें, और जो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं वो, उनमें जो बदलाव होता है वो इसमें सम्मिलित होंगे। इलेक्ट्रिक स्टेट और केमिकल चेंजेज में जो अल्टरेशन या बदलाव जो होता है वो इसमें सम्मिलित होते हैं। इन अदर वर्ड्स, एन इम्पल्स मीन्स न्यू नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग इज ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस प्रोपेगेटेड अलोंग ए नर्व फाइबर। अन्य दूसरी भाषा में अपन यूं कह सकते हैं कि तंत्रिका आवेग तो अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला है, सीक्वेंस है, जो नर्व फाइबर या तंत्रिका तंतु के ऊपर संचालित होती है। आफ्टर एन इम्पल्स हैज पास्ड, द रिएक्शन बैलेंस रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेट, रेडिंग द फाइबर फॉर ए न्यू इम्पल्स। एक बार कोई इम्पल्स उत्पन्न होकर के आगे गुजर गई, आगे निकल गई, तो पीछे वाला जो नर्व फाइबर है वो वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है, कारण और ज़्यादा से ज़्यादा तंत्रिका आवेगों को लाने के लिए, और उसको आगे भेजता रहता है। द प्रोसेस कंज्यूम ऑक्सीजन एंड एनर्जी। इस प्रकार के प्रक्रम में ऑक्सीजन और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। नर्व इम्पल्सेज आर नाइदर प्योरली इलेक्ट्रिकल नॉर प्योरली केमिकल। तंत्रिका आवेग जो होते हैं वो न तो शुद्ध रूप से इलेक्ट्रिकल होते हैं, वैद्युतिक होते हैं, और न शुद्ध रासायनिक होते हैं, बट दे मे बेस्ट बी
इनको बेहतर ढंग से किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाए, वर्णित किया जाए, एज इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट्स। ये तो विद्युत रासायनिक घटनाएं जो घटित होती हैं उनको सम्मिलित रूप से अपन नर्व इम्पल्स कहते हैं, नर्व फाइबर के ऊपर। थस ए नर्व इम्पल्स may be defined a physico-chemical events propagated along a nerve fibers। तो तंत्रिका आवेग यहाँ इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि ये तो कार्य की और रासायनिक घटनाओं में जो परिवर्तन होते हैं उसको कहते हैं, और ये जो नर्व इम्पल्स एक बार उत्पन्न हो गई वो नर्व फाइबर के ऊपर संचरित होती है, प्रोपेगेट होती है। इट इज ए वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन स्वीपिंग अलोंग ए नर्व फाइबर। ये तो एक तरंग नुमा, तरंग के समान इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन यानी कोई भी तंत्रिका तंतु रेस्टिंग स्टेज के अंदर आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है, यानी ऋणात्मक रूप से आवेशित होती है, और बाह्य जो झिल्ली होती है वो धनात्मक रूप से आवेशित होती है। उसको बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेज। अगर बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाए, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाए तो उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन का मतलब है कि वापिस रेस्टिंग स्टेज के अंदर पोलराइज्ड कंडीशन में जो नर्व फाइबर या तंत्रिका तंतु बाहर की झिल्ली पर धनात्मक आवेश और अंदर की झिल्ली के ऊपर ऋणात्मक आवेश अगर उत्पन्न हो जाए तो इसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। स्वीपिंग अलोंग ए नर्व फाइबर, तो ये एक तरंग नुमा इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है जो तंत्रिका तंतु के ऊपर फ्लो करता है, बहता है, या यह तंत्रिका आवेग संचालित होता है। नेक्स्ट, जेनेसिस एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। प्रश्न तो पूछा जाएगा, वो पूरा का पूरा प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मैंने पीछे देखो आप हेडिंग ली है, ओरिजिन एंड प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नर्व इम्पल्स की सिर्फ उत्पत्ति या ओरिजिनेट कैसी होती है वो ही बताने जा रहा हूं। जेनेसिस एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स रेस्टिंग स्टेज के अंदर पहले देखेंगे कि क्या स्थिति होती है, फिर किस प्रकार से ये बी पॉइंट के अंदर ओरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स होती है, यानी नर्व तंत्रिका आवेग का उद्भव कैसे होता है। रेस्टिंग स्टेज के अंदर आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम में देखिए, ये तो है साइटोन जिसको पेरिकैरियोन या सेल बॉडी कहते हैं, और अंदर पड़ा न्यूक्लियस, और ये है एक्सोन। एक्सोन के अंदर एक्सोप्लाज्म, और जो झिल्ली होती है उसको एक्सोलिमा बोलते हैं। और एक्सोलिमा के बाहर माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ के बाहर स्वान शीथ होती है, और इधर दिखाया है एक डेंड्रॉन या डेंड्राइट। बाहर से चारों ओर से ये देखिए धनात्मक आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और अंदर की वाल जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव चार्ज्ड है। ये देखिए नेगेटिव चार्ज्ड है। इसका कारण ये है कि इनके चारों तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है जिसमें सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण से आउटर मेम्ब्रेन ऑलवेज बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। विश्रामावस्था के अंदर क्लोराइड आयन भी पाए जाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा सोडियम आयंस की तुलना में बहुत अल्प होती है। अंदर की तरफ क्लोराइड आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है। पोटेशियम आयन अंदर पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन की तरफ या एक्सोप्लाज्म के अंदर, लेकिन क्लोराइड आयन की सांद्रता, पोटेशियम आयन की सांद्रता जो कि कैटायंस होते हैं
और क्लोराइड आयन्स होते हैं वो एनायंस होते हैं, ऋणात्मक आयन होते हैं। उनकी तुलना में क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन की तुलना में क्लोराइड आयन की सांद्रता ज़्यादा होने के कारण रेस्टिंग स्टेज में इनर मेम्ब्रेन हमेशा ऋणात्मक रूप से आवेशित होगी। यहाँ देखिए रेस्टिंग स्टेज में व्हेन ए नर्व फाइबर इज एट रेस्ट, विश्रामावस्था में अगर तंत्रिका तंतु होता है, दैट इज व्हेन इट इज नॉट कैरिंग एन इम्पल्स, उस समय किसी भी प्रकार का कोई तंत्रिका आवेग का बहाव ये नर्व फाइबर या तंत्रिका तंतु नहीं करता है। इट इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव अलोंग द आउटर साइड ऑफ इट्स सरफेस मेम्ब्रेन एंड इलेक्ट्रिकली नेगेटिव अलोंग द इनर साइड। बाहरी की तरफ तो ये विद्युतीय रूप से ये पॉजिटिव चार्ज होती है, और अंदर की तरफ क्या होती है, हमेशा नेगेटिव, इनर साइड में नेगेटिव रूप से, नेगेटिव यानी ऋणात्मक धन आवेशित होती है। दीज इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर कैरीड बाई मिनरल आयंस प्रेजेंट ऑन दी टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन या एक्सोलिमा। ये इलेक्ट्रिकल जो चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्जेज, नेगेटिव चार्जेज, वो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, मिनरल्स आयंस के कारण से। और दोनों साइड्स में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के ऊपर, एक्सोन के ऊपर अगर हो रहा है तो एक्सोलिमा बोलेंगे। द आउटर पॉजिटिव चार्जेज आर ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिव क्यों होती है, पॉजिटिव चार्जेज उसके ऊपर यानी धन आवेशित कैसे होती है, उसका कारण है सोडियम आयंस की सांद्रता एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अत्यधिक होती है। सम क्लोराइड आयंस आर आल्सो प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कुछ हद तक क्लोराइड आयंस भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सोडियम आयंस की तुलना में इनकी संख्या कम होती है, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन सदैव धनात्मक रूप से आवेशित होती है। द इनसाइड ऑफ द फाइबर, तंत्रिका तंतु के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड, तंत्रिका तंतु अंदर की ओर से ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस या एनायंस। क्लोराइड एनायंस या ऋणात्मक आवेश के कारण से अंदर की भित्ति, तंत्रिका तंतु के अंदर की भित्ति सदैव ऋणात्मक आवेशित होती है। और ए वैरायटी ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक एनायंस, और भी कई कार्बनिक एनायंस होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के बाद में बनते हैं, जैसे एसीटेट है, पायरुवेट है, लैक्टेट है, एटसेट्रा। इसके कारण से भी ये इनर मेम्ब्रेन जो है वो ऋणात्मक बनी रहती है या ऋणात्मक रूप से नेगेटिवली चार्ज्ड होती है, क्योंकि ये सभी मेटाबॉलिज्म के पश्चात बनने वाले एसीटेट, पायरुवेट, लैक्टेट होते हैं, ये हमेशा ऋण आवेशित होते हैं, यानी एक ऋण आयन स्वतंत्र रहता है। अल्दो पोटेशियम आयन आर प्रेजेंट इनसाइड द फाइबर बट फाउंड इन फ्यू क्वांटिटी। पोटेशियम आयन्स भी पाए जाते हैं तंत्रिका तंतु के अंदर, लेकिन क्लोराइड आयन की तुलना में कम होते हैं, इसलिए पोटेशियम आयन धनात्मक आवेश उत्पन्न नहीं कर सकता। ड्यू टू दीज डिफरेंट चार्जेज, यानी बाहर की तरफ धनात्मक आवेश है, अंदर की तरफ ऋणात्मक आवेश है, इसलिए कह रहा है कि तंत्रिका तंतु के अंदर जो ये डिफरेंट विभिन्न प्रकार के जो आवेश होते हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेंटेन्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसके कारण से विद्युत विभव झिल्ली में उत्पन्न होता है एंड मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिकली। अब कह सकते हैं कि ये जो झिल्ली होती है या एक्सोलिमा होती है, जो विद्युत रूप से इलेक्ट्रिकली
ध्रुवित अवस्था में पाई जाती है या ध्रुवित हो जाती है। इन दिस कंडीशन ए पोटेंशियल डिफरेंस या और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is maintained between the outer positive and inner negative layer of membrane। जो नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन जो होती है उसमें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, उसके कारण से इस प्रकार से एक विभव उत्पन्न हुआ है, विभवांतर उत्पन्न हुआ है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं, या इसको इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहते हैं, वो बन जाता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट। ये जो विभव में जो अंतर आया है या अंतर उत्पन्न हो जाता है, इसका मापन सदैव वोल्ट में किया जाता है। द वोल्टेज विच इज मेजर्ड ऑन रेस्टिंग पॉइंट इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रत्येक प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम और पास कोर्स में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेज के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है कि बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन पे धनात्मक और अंदर की तरफ से ऋणात्मक आवेशित होती है मेम्ब्रेन, उसमें जो विभव में जो अंतर आया है, इसको अपन या तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और इसका मापन जो किया जाता है वो वोल्ट में किया जाता है। और रेस्टिंग पॉइंट जो होता है उसको अपन रेस्टिंग पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। इज इक्वल टू -70 मिली वोल्ट। ये लगभग 70 मिली वोल्ट के लगभग होता है, और -0.07 वोल्ट, वोल्ट में रहेंगे तो 0.07 में बदल जाएगा। मिली का मतलब 1000। अब देखिए, द रेस्टिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन ए फिजियोकेमिकल इक्विलिब्रियम। रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? फिजियोकेमिकल इक्विलिब्रियम में, यानी फिजियो क्रियात्मक रासायनिक साम्यावस्था के अंदर निर्भर करता है, जिसको डोनेन इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और डोनेन इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या करता है? प्रेडिक्ट करता है मूवमेंट ऑफ दी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड अंदर या बाहर इन आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द लिविंग सेल्स। जीवित जो कोशिकाएं जो होती हैं उसमें डोनेन इक्विलिब्रियम साम्यावस्था बनाए रखने के लिए सदैव पोटेशियम सोडियम और क्लोराइड आयंस का मूवमेंट करता है बाहर और अंदर। इसको डोनेन इक्विलिब्रियम की संज्ञा भी देते हैं, या फिजियोकेमिकल इक्विलिब्रियम साम्यावस्था बनी रहती है। नेक्स्ट आ रहा है जेनेसिस ऑफ इम्पल्स। अपना यही मुख्य बिंदु है, यानी ओरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स। किस प्रकार से तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है? आपको पता है कि तंत्रिका तंतु इस प्रकार से संरचनात्मक रूप से गठित होता है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव आयंस होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फ्लो एक साथ कदापि नहीं होता। आउटर मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज अंदर जा सकता है, अंदर वाला नेगेटिव चार्ज बाहर जा सकता है, यानी कैटायन अंदर जा सकते हैं, एनायन बाहर जा सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव और यानी कैटायंस और एनायंस एक तंत्रिका तंतु पर एक साथ फ्लो में चले, ना आयनिक डिस्टर्बेंस होगा। द मेम्ब्रेन इज सो कंस्ट्रक्टेड, यानी नर्व फाइबर की जो मेम्ब्रेन जो होती है वो इस प्रकार से निर्मित होती है। इट प्रिवेंट्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम कमिंग टुगेदर। ये कभी भी दोनों प्रकार के आवेश जो होते हैं उनको एक साथ नहीं ले जाती है। इफ द परमेबिलिटी स्टेट इज अल्टर्ड,
अगर इस मेम्ब्रेन की पारगम्यता में कोई बदलाव आ जाता है, देन दी मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड। उसके कारण से मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपोलराइज हो जाती है, विध्रुवित हो जाती है। इसका डीपोलराइज्ड का अर्थ सीधा ये है, पोलराइज्ड अवस्था में बाहर धनात्मक आवेश है आउटर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे ऋणात्मक आवेश है। अगर डीपोलराइज्ड हो जाएगा तो बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर की मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी सोडियम अंदर आ जाएगी और क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएंगे। अंतर इतना ही है। अब क्या कह रहा है, इफ द परमेबिलिटी स्टेट इज अल्टर्ड देन द मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड। अगर ये पारगम्यता अवस्था जो है इसमें बदलाव हो जाता है तो मेम्ब्रेन जो होता है वो डीपोलराइज्ड हो जाती है। आफ्टर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के पश्चात सेमी परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज एबॉलिश्ड। एक बार डीपोलराइजेशन होने के बाद में जो अर्ध पारगम्यता जो मेम्ब्रेन की होती है, चाहे वो एक्सोलिमा हो या नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन हो, वो समाप्त हो जाती है। व्हेन ए नर्व इम्पल्स स्वीप्स अलोंग ए नर्व फाइबर, जब एक तंत्रिका आवेग एक नर्व फाइबर के ऊपर चल रहा है, दौड़ रहा है या प्रवाह हो रहा है, तो लोकल डिपोलराइजेशन एंड साइमल्टेनियस चेंजेस ऑफ परमिबिलिटी अकर एट सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ फाइबर मेम्ब्रेन। क्या कह रहा है कि डीपोलराइजेशन एक जगह हुआ, उसके बाद में फिर आगे तंत्रिका तंतु के आगे वाले स्थान पे डीपोलराइजेशन होगा तो पीछे वाले स्थान पे वापस रीपोलराइजेशन हो जाएगा, जैसा रेस्टिंग स्टेज में होता है। यानी आगे ऋणात्मक आवेश आउटर मेम्ब्रेन पे, पीछे जैसे आगे की तरफ ऋणात्मक आवेश होगा तो जहाँ से स्टिमुलस मिला, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, चाहे केमिकल हो, किसी भी प्रकार का स्टिमुलस हो जिसके कारण से वहाँ डीपोलराइजेशन हुआ है, वो अवस्था जब इम्पल्स आगे बढ़ जाएगी तंत्रिका तंतु पे तो पीछे वाली स्टेट वापस वही हो जाएगी जो पोलराइज्ड अवस्था में पाई जाती है। एट सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ द फाइबर मेम्ब्रेन, आगे की ओर बढ़ते रहते हैं इस प्रकार से डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में बी एक्सप्लेन्ड स्टेप बाय स्टेप एज फॉलोज। ये जो सीक्वेंस होती है अभिक्रियाओं की, इसको निम्न प्रकार से मतलब स्टेप टू स्टेप, यानी पद से पद तक, एक पद से दूसरे पद के रूप में किस प्रकार से चार पदों के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं। स्टेप फर्स्ट के अंदर डायग्राम देख लो आप पहले। रेस्टिंग स्टेज यहां से लेकर के यहां तक दिखाई है। रेस्टिंग स्टेज में ये देखिए यहां से यहां तक ये रेस्टिंग स्टेज है। ये मेम्ब्रेन है, नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन है, जिसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। इधर देखिए बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। यहाँ तक तो है ये रेस्टिंग स्टेज। और बाहर की तरफ ये ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, अंदर की तरफ धनात्मक आवेश। इधर देखिए बाहर की तरफ ऋणात्मक आवेश, अंदर की तरफ धनात्मक आवेश, तो ये तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा। ये रेस्टिंग स्टेज में पोलराइज्ड कंडीशन में ध्रुवित अवस्था में थी, इसका डीपोलराइजेशन हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। स्टेप फर्स्ट में नर्व फाइबर्स बिकम्स नर्व फाइबर्स या तंत्रिका तंतु बिकम स्टिमुलेटेड बाई, ये उद्दीपित किसके द्वारा हो सकते हैं, इनमें स्टिमुलस किस प्रकार का मिल सकता है, या तो वो मैकेनिकल होगा या इलेक्ट्रिकल होगा या केमिकल होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर जो है वो ये बता रहा हूं कि नर्व फाइबर या तंत्रिका तंतु में उद्दीपन जो है वो
मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है या केमिकल हो सकता है। स्टेप नंबर 2 में स्टिमुलेशन ऑफ फाइबर, अगर तंत्रिका तंतु के अंदर इस प्रकार के ऊपर वालों में 3 जो उद्दीपन बताए हैं, इनमें कोई भी उद्दीपन अगर उत्पन्न हो जाए तो फाइबर की पारगम्यता को परिवर्तित कर देते हैं। चेंजेस द परमेबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर मेम्ब्रेन, तंत्रिका तंतु की झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, चाहे कौन सा भी उद्दीपन हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या केमिकल हो। नंबर 3 पे, एज द परमेबिलिटी चेंजेस, जैसे ही पारगम्यता में बदलाव आता है, द सोडियम आयंस क्विकली मूव इन, सोडियम आयंस द्रुत द्रुत गति से अंदर की तरफ प्रवेश कर जाते हैं या गमन करने लग जाते हैं। सिंस सोडियम आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, चूंकि सोडियम आयंस धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस becomes high inside the membrane as compared with the outside। क्या कह रहा है? द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस becomes high inside the membrane as compared with the outside। सोडियम आयंस का जब अंदर की तरफ प्रवेश हो जाए तो अंदर की तरफ तो धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा और बाहर की तरफ ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। देयरफॉर, इसलिए द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन नाउ बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द इंट्रोड्यूस या मूव ऑफ सोडियम आयंस, और सोडियम आयंस कैटायंस होते हैं। ये देखिए यहाँ से ऊपर वाले की, ये देखिए यहाँ से पोटेशियम सोडियम आयंस जो हैं वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए अंदर की भित्ति या मेम्ब्रेन जो होती है वो पॉजिटिवली धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। देयरफॉर inner surface of the membrane now become positively charged while the outer surface become negatively charged। जैसे सोडियम आयंस अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर की भित्ति, अंदर की झिल्ली जो होती है वो ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है और आउटर में सरफेस जो होती है, बाह्य भाग या बाह्य झिल्ली जो होती है वो ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। स्टेप नंबर 4 में दिस रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ये इलेक्ट्रिक चार्जेज का जो रिवर्सल हो रहा है, इसके कारण से ये तंत्रिका तंतु डीपोलराइजेशन में चला जाता है, यानी विध्रुवित हो जाता है, और इसी को ही बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। दिस रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। इन अदर वर्ड्स, द मेम्ब्रेन बिकम्स पोलराइज्ड एट द पॉइंट वेयर स्टिमुलस टेक्स प्लेस। मेम्ब्रेन सिर्फ वहीं पर डीपोलराइज्ड होती है जिस बिंदु के ऊपर कोई न कोई उद्दीपन, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, वहीं पर ये इस प्रकार की कंडीशन यानी डीपोलराइज कंडीशन उत्पन्न होती है। दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एन इम्पल्स। यही जो डिस्टर्बेंस जो है उसी को अपन तंत्रिका आवेग कहते हैं। इन दिस वे ए नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड इन ए फाइबर्स। इस प्रकार से एक तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो जाता है। एज सोडियम आयंस रसेज इनटू द फाइबर, जैसे ही सोडियम आयन नर्व फाइबर के अंदर प्रवेश करते हैं, the outside of the fibers briefly becomes negatively charged at that point।
जिस स्थान से सोडियम आयंस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर की तरफ आए हैं, वो स्थान, बाहरी स्थान, आउटर मेम्ब्रेन ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। दिस डिफरेंस इज पोटेंशियल, दिस डिफरेंस इन पोटेंशियल, ये जो विभवांतर में जो अंतर आया है बिटवीन दी टू एरियाज के अंदर, इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। इसको क्रियात्मक विभव कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखो। जैसे ही सोडियम आयंस फाइबर के अंदर प्रवेश करते हैं आउटसाइड ऑफ द फाइबर मेम्ब्रेन से, तो इनर वो स्थान नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इसके पास में पाए जाने वाला कोई भी बिंदु होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सोडियम आयंस अंदर की तरफ प्रवेश करने के बाद में यहाँ 7 नेगेटिव आयंस हैं, लेकिन इनके पास में पाए जाने वाली यहाँ पर कोई भी प्रकार का डीपोलराइजेशन नहीं है। ये तंत्रिका तंतु इस जगह, ये देखिए आप, मैं कर्सर पेन के साथ चल रहा हूँ, यहाँ कोई भी डीपोलराइजेशन नहीं है। ये तंत्रिका तंतु पोलराइज्ड अवस्था में है, तो इसके और इसके, इस डीपोलराइजेशन और इस पोलराइज्ड कंडीशन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है। यानी डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन, जिसको रेस्टिंग स्टेज कहते हैं, इनके बीच में एक, इसके और इसके बीच में एक अंतर उत्पन्न होता है। क्या कह रहा है? एडजेसेंट टू दिस पॉइंट ए पार्ट ऑफ द फाइबर रिमेन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। जहां डीपोलराइजेशन जिस बिंदु पर हुआ है नर्व फाइबर्स के, उसके सन्निकट जो भाग है उसके ऊपर तो बाहरी मेम्ब्रेन धनात्मक रूप से आवेशित है, तो एक तरफ ऋणात्मक रूप से बाहर की तरफ ऋणात्मक रूप से आवेशित हो गई, अंदर की तरफ पॉजिटिव धनात्मक रूप से आवेशित हो गई। दूसरी तरफ इसके पास में पाए जाने वाला बाहर की तरफ धनात्मक आवेश है, या देखिए बाहर की तरफ धनात्मक आवेश है, अंदर की तरफ ऋणात्मक आवेश है। यहां इन दिस डिफरेंस इन पोटेंशियल, विभव में जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, पोलराइज्ड कंडीशन में और डीपोलराइज्ड कंडीशन में, बिटवीन द टू एरियाज इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। ये जो दो क्षेत्र हैं, ये देखिए कर्सर के साथ देखिए, ये क्षेत्र और एक ये क्षेत्र, इसके बीच में जो दो क्षेत्रों के बीच में जो विभव में अंतर आ रहा है, उसको क्रियात्मक विभव बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शन पोटेंशियल। व्हाट डू यू नो अबाउट एक्शन पोटेंशियल? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको परिभाषित करना, समझना थोड़ा सा टेढ़ा काम, लेकिन सरल कितना। अरे जहाँ से पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज अंदर प्रवेश कर गए, तो अंदर की झिल्ली तो पॉजिटिव चार्ज हो गई, बाहर ऋणात्मक रूप से आवेशित हो गई, लेकिन इसके पास भी पाए जाने वाला जो नर्व फाइबर के टुकड़े हैं या एडजेसेंट एरियाज जो हैं, वो तो वैसे ही हैं, बाहर की तरफ धनात्मक और अंदर की तरफ ऋणात्मक आवेशित। इन दोनों के बीच में जो विभव में अंतर आ रहा है, उसी को ही क्रियात्मक विभव या एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज टेम्पररी चेंजेस, दिस इज ए टेम्पररी चेंज बिटवीन ए स्टिमुलेटेड एंड रेस्टिंग पोर्शन ऑफ नर्व फाइबर्स। या ए आया है तो नर्व फाइबर, ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है किस किस के बीच में, जहाँ से उद्दीपन दिया गया है, स्टिमुलस दिया गया है, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे केमिकल हो, और रेस्टिंग पोर्शन नर्व फाइबर के बीच में इस प्रकार का विभव उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर
उत्पन्न हो रहा है। अब आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। क्या पढ़ाऊँगा? ये तो है ओरिजिन, यानी कि अभी अपन ने नर्व इम्पल्स की उत्पत्ति पढ़ी है कि नर्व इम्पल्स उत्पन्न कैसे होती है, इसका प्रोपेगेशन ऑन नर्व फाइबर के ऊपर। और नर्व फाइबर दोनों प्रकार के, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड के ऊपर इसका संचरण या प्रवाह या फ्लो या प्रोपेगेशन या कंडक्शन किस प्रकार से होता है, आगे वाले वीडियो में आपको, जस्ट आगे वाले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में आपको वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और जो विद्यार्थी नियमित रूप से और मेरे परम मित्र नियमित रूप से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से आपको वर्क फ्रॉम होम एंड लर्न फ्रॉम होम की चैन में आपको नियमित रूप से वीडियोस मिलते रहेंगे। मैंने ये कहा न कि फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, कॉर्डेट इन नॉन कॉर्डेट, इथोलॉजी, इकोलॉजी की जो भी मेरे से जो होगी, कुछ बच्चों के जो सुझाव आ रहे हैं, पैरासाइट्स यानी प्रोटोजोन पैरासाइट्स और निमेटोड पैरासाइट से होने वाले डिजीज और उनके ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस क्या है, उनके बारे में वीडियो प्रेषित कीजिए, वो भी भेजने का आपको मैं प्रयास करूंगा। लेकिन पहले मेरी पूरी फिजियोलॉजी हो जाती है, उसके पश्चात फिजियोलॉजी के बाद में एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी के बाद में अपन चालू करेंगे क्रमशः। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।